सो हेलो एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स है जावास्क्रिप्ट के जो आपको पहले से आने चाहिए बिफोर जंपिंग टू लर्न फ्रेमवर्क विच कैन बी रिएक्ट और एंगुलर और व्यू। तो उसी के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप कोई भी जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क पढ़ना चाहोगे, ठीक है, तो आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आना चाहिए, नो डाउट। आपको जावास्क्रिप्ट आनी ही चाहिए, चाहे वो एडवांस आती हो या मीडियम लेवल पे आती हो, लेकिन आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। और अगर आप बिना जावास्क्रिप्ट पढ़े फ्रेमवर्क पढ़ना शुरू कर दो, वो बराबर हो जाता है कि आप चलना सीखने से पहले दौड़ना सीख रहे हो, ठीक है, उसी के बराबर हो जाता है आप डायरेक्ट फ्रेमवर्क सीखना बिफोर लर्निंग जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के ऐसे कौन से टॉपिक्स है जो आपको आने चाहिए, या फिर कौन से टॉपिक्स है जो फ्रेमवर्क में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं या फिर ऑफन यूज़ होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कॉल बैक। कॉल बैक आपको हर जगह दिखेगा, ठीक है, चाहे आप मैप फंक्शन लिख रहे हो, फिल्टर फंक्शन लिख रहे हो, अरे की कोई भी फंक्शन लिख रहे हो, आपको उसके अंदर कॉल बैक आएगा। देखो, कॉल बैक जो है वो दो फॉर्म में हो सकता है, एक तो एरो फंक्शन के फॉर्म में हो सकता है या फिर सिंपल फंक्शन हो सकता है जिसे हम पास करेंगे आर्गुमेंट की तरह, ठीक है, लेकिन कॉल बैक तो होता ही होता है। तो आपको कॉल बैक के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि कैसे सिंपल कॉल बैक कैसे पास करते हैं एज अ पैरामीटर। और सपोज हम सेट टाइम और फंक्शन लिख रहे हैं तो उसके अंदर भी कॉल बैक आता है, तो उसे कैसे लिखते हैं, उसे कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है, उसके अंदर का लॉजिक कैसे रन होता है, आपको वो अच्छे से आना चाहिए। अभी हम कॉल बैक पास करते हैं किसी फंक्शन के अंदर, तो वो एग्जीक्यूट होता है आफ्टर सम टाइम, ठीक है, कुछ टाइम के बाद वो एग्जीक्यूट हो जाता है, तो उसी के लिए उसे पास किया जाता है। तो वो हो गया हमारा पैरामीटर के अंदर। कुछ कॉल बैक्स होते हैं जो इनबिल्ट फंक्शन है उसके अंदर आते हैं, जैसे मैं अभी बताया आपको, सेट टाइम आउट के अंदर एक कॉल बैक पास करते हैं, मैप के अंदर कॉल बैक पास, फिल्टर के अंदर कॉल बैक पास करते हैं। तो वो कॉल बैक्स होते हैं, आपको उनके बारे में अच्छे से समझ होनी चाहिए। सेकंड थिंग इज प्रोमिस। आपको प्रोमिस अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। प्रोमिस होता क्या है, एक कुछ कोई नहीं, एक ऑब्जेक्ट होता है जो एक वैल्यू स्टोर करेगा इन फ्यूचर जब वो प्रॉमिस रिजॉल्व होगा। इन शॉर्ट हम बोलना चाहते हैं कि असिंक्रोनस ऑपरेशन को एक प्रॉमिस है वो हैंडल करता है, ठीक है। तो वो आपको आना चाहिए। आपको एक प्रॉमिस डिक्लेयर करते आना चाहिए, ठीक है। आप सिंपली प्रॉमिस, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एक प्रॉमिस रिटर्न करो और उसे रिजॉल्व करो इस वैल्यू के साथ, ठीक है, या फिर इस टास्क के साथ, तो आपको वो रिजॉल्व करते आना चाहिए। मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ कि यार उसे रिजेक्ट करके दिखाओ, और आपको ये भी बोल सकता हूँ कि यार प्रॉमिस को एक्सप्लेन करो, तो वो आपको आना चाहिए प्रॉमिस के बारे में। नाउ नंबर थ्री पे आते हैं हमारे एरे की मेथड्स, जैसे मैप, फिल्टर, रिड्यूस, फाइंड। ये कुछ मेथड्स है एरे की जो मोस्टली यूजर ही होती है, ठीक है। देखो, आप जब भी कोई एप्लीकेशन बनाते हो तो उसमें डेटा रहेगा, उससे डेटा में कोई स्टोर करना रहेगा, वेदर वो ऑब्जेक्ट में होगा या फिर अरे में होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आप एपीआईज को हैंडल कर रहे हो तो डेटा जो है वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में आता है, तो उसे आप ट्रैवल करते हो, उसे आप फिल्टर करते हो, उसे आप रिड्यूस करते हो, ठीक है, या फिर कुछ डेटा फाइंड करते हो। तो आपको ये सारी मेथड जो है आप वहाँ पे यूजर ही होती है। तो आपको इन मेथड्स का अच्छे से मतलब नॉलेज होना चाहिए कि इनको कहाँ, कौन सी मेथड कहाँ पे यूज़ करनी है। सपोज मैं आपको बोल दूँ कि मैप और फॉर ईच में क्या डिफरेंस है वो बताओ, तो आपको वो पता होना चाहिए। आप मैथ्स कब यूज़ करोगे, फॉर ईच कब यूज़ करोगे, आपको वो पता होना चाहिए। तो ये आपको मेथड्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और अगर नंबर 4 की बात करें तो वो है डीस्ट्रक्चरिंग। डीस्ट्रक्चरिंग एक कंसेप्ट होता है जिसको हम अप्लाई करते हैं एरे और ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है। उसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, अरे यार ऑब्जेक्ट में डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम डिस्ट्रक्चरिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो वो कैसे यूज़ करते हैं, उसका सिंटैक्स कैसे, कहाँ पे उसको यूज़ करना है, वो आपको आना चाहिए। मतलब फिफ्थ इज रेस्ट ऑपरेटर एंड स्प्रेड ऑपरेटर। देखो, दोनों आपको सिमिलर लगेंगे लेकिन दोनों में डिफरेंस है। रेस्ट हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें रेस्ट ऑफ द कंटेंट को हमें कंडेंस करना होता है। और स्प्रेड कब यूज़ करते हैं, जब हमें जब जो कंटेंट है उसको स्प्रेड करना होता है, ठीक है। तो वो दोनों की अलग अलग यूज, भले ही उनका सिंटैक्स सेम है लेकिन दोनों के अलग अलग यूजेस है, दोनों के अलग अलग सिनेरियोज में यूज़ होता है, ठीक है। तो आपको वो समझ में आना चाहिए कि कौन सा कब यूज़ करना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप रेस्ट यूज़ कर रहे होते हो, सॉरी, मोस्ट ऑफ द टाइम आप स्प्रेड ही यूज़ कर रहे होते हो। 6 1 इज ऑप्शनल चेनिंग। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा और दे देता हूँ कि ये क्या है। ले सपोज आपके पास एक यूजर का डेटा है, ठीक है, आपके पास यूजर का डेटा है, उसके अंदर आपको उसकी सिटीज़ देखनी है कि उसने कौन कौन सी सिटीज़ विजिट की है। तो उसके सिटीज़ के अंदर भी बहुत सारी सिटीज़ होंगी, ठीक है। और आप ऐसे 10 यूज़र बना रहे हो, लेकिन ले सपोज किसी यूज़र ने किसी कंट्री को विजिट ही नहीं किया, लेकिन आप जो डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो उसमें आप बता रहे हो कि यार यूज़र डॉट सिटी इक्वल्स टू ये होना चाहिए, लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं है। तो उसके लिए आपको एक अलग से फील्ड हैंडल करनी पड़ेगी, एरर हैंडल करना पड़ेगा कि यार ये फील्ड अवेलेबल नहीं है तो कुछ और शेयर करो, अगर है तो कुछ और शेयर करो। उसी पे आता है हमारा ऑप्शनल चेनिंग। आपको वो करने की कोई जरूरत नहीं है, एरर हैंडलिंग ये अपने आप ही, ये सिंटैक्स जो होता है जो क्वेश्चन मार्क हम यूज़ करते हैं वो अपने आप ही अवेलेबिलिटी चेक कर लेता है कि अवेलेबल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो एरर हैंडल कर लेगा, वो शो नहीं करेगा, अगर है तो ही वो शो करेगा या फिर वो प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेगा उसके ऊपर। तो ये एडवांटेज हो जाता है ये यूज़ करने का।
आपको अलग से एरर हैंडल नहीं करना पड़ता अपने कोड में। तो आपको ऑप्शनल चेनिंग का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। नाउ द लास्ट 7th थिंग इज यू शुड नो अबाउट असिंक एंड अवेट। आप हर जगह पे आई प्रॉमिस यू, आप हर जगह पे असिंक अवेट यूज करोगे ही करोगे। आप डेटा ला रहे हो, आप डेटा को फेच कर रहे हो, डेटा को एक फिल्टर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको असिंक अवेट लगेगा ही लगेगा। ठीक है, जहाँ पे भी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा वहाँ पे आपको असिंक अवेट लगेगा। ये कुछ नहीं, बस सिंटैक्टिक शुगर है। आपने अगर प्रॉमिस अच्छे से पढ़ा तो आपको असिंक अवेट समझने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आप असिंक अवेट ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे अगर आपको प्रॉमिस अच्छे से आता है तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आपको अच्छे से आने चाहिए बिफोर लर्निंग एनी फ्रेमवर्क। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और डोंट फॉरगेट टू बाय मी कॉफी, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो थैंक यू सो मच एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।